सोचिए एक बिजनेसमैन को किसी बड़े ग्लोबल ब्रांड से अचानक एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। उसके पास 99 वर्कर्स हैं और इस नए ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे कम से कम 50 नए लोगों को और हायर करना पड़ेगा। लेकिन मुनाफा होने के बावजूद वो बिजनेसमैन उस ऑर्डर को ठुकरा देता है और अपनी फैक्ट्री को छोटा ही रखता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है। वही तो, एक आम इंसान को ये फैसला बहुत अजीब लग सकता है कि भाई कोई अपना बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाना चाहेगा। लेकिन भारत में दशकों तक यही होता रहा है और इसके पीछे का कारण था हमारा पुराना और बहुत ही पेचीदा लेबर कानून का ढांचा, जिसे समझना मतलब लगभग नामुमकिन ही था। सही कहा आपने। पर अब हालात बदल गए। 21 नवंबर 2025 को देश के 29 अलग-अलग पुराने श्रम कानूनों को हटाकर उन्हें 4 नए लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया गया। राइट। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जो उदाहरण अभी यहाँ सामने आया ना, आर्थिक भाषा में उसे ड्वार्फिज्म कहते थे। यानी कंपनियां जानबूझकर छोटी बनी रहती थी ताकि उन पर स्ट्रिक्ट लेबर कानून लागू ना हो जाएं। इन 4 नए कोड्स को लाने के पीछे का एक बहुत बड़ा मकसद यही था कि इस डर को खत्म किया जाए। मतलब उम्मीद ये थी कि नए नियम कानूनों से फैक्ट्री ओनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और नए रोजगार पैदा होंगे। बिल्कुल। लेकिन कानून बनने के बाद पेपर पर चीजें चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न लगे, असली टेस्ट तो हमेशा जमीन पर ही होता है, किसी फैक्ट्री फ्लोर पर। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मकसद यही है। हमारे पास मई 2026 के कुछ ताज़ा दस्तावेज, रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं। हम ये डीप डाइव करेंगे कि जब से ये नए कानून लागू हुए हैं तब से आखिर जमीनी स्तर पर हो क्या रहा है। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन मैकेनिक्स को समझे बिना हम आर्थिक तस्वीर नहीं देख पाएंगे। इन 4 कोड्स के आने से पहले बिजनेस करना एक मजे जैसा था, जहां हर कदम पर परमिशंस और रेड टेप था। सरकार का फोकस इस रेड टेप को काटकर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना रहा है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्किंग क्लास है, जिनकी रोजी रोटी, सेफ्टी और बार्गेनिंग पावर सीधे इन कानूनों पर टिकी है। दोनों पक्षों के अपने आर्थिक तर्क हैं और इस पूरी सिचुएशन को बिना किसी बायस के ऑब्जेक्टिव तरीके से देखना जरूरी है। तो चलिए सीधे उन परिणामों की तरफ चलते हैं जो हाल ही में देखने को मिले हैं। अगर पिछले कुछ हफ्तों की 2 बड़ी घटनाओं पर गौर करें तो समझ आता है कि नए कानूनों के बावजूद कुछ बुनियादी टकराव जमीन पर अब भी मौजूद हैं। 10 अप्रैल 2026 की ही बात है। नोएडा के हौजरी कॉम्प्लेक्स में अचानक हजारों गारमेंट वर्कर्स सड़क पर उतर आए। हाँ, वो स्ट्राइक बहुत चर्चा में थी। उनकी एक बड़ी स्ट्राइक हुई और मांग बहुत स्पेसिफिक थी कि उनकी मिनिमम वेज बढ़ाकर 20,000 रुपये महीना की जाए। और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा इंटरेस्टिंग था। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने हाल ही में अपना मिनिमम वेज बढ़ाकर 15,220 रुपये कर दिया था। यहाँ एक बहुत बड़ा रीजनल पे डिस्पैरिटी यानी क्षेत्रीय आय के अंतर का मुद्दा सामने आता है। ये नोएडा वाली घटना एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कि वेजेस जमीन पर कैसे काम करती हैं। अच्छा। नए कोड ऑन वेजेस का एक बड़ा मकसद पूरे देश में वेजेस को रैशनलाइज करना था, यानी एक नेशनल फ्लोर लेवल सेट करना ताकि अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा फर्क ना रहे। पर असल में ऐसा हुआ नहीं ना। जमीनी सच्चाई ये है कि भारत में लेबर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं और अपने हिसाब से वेज फिक्स कर सकते हैं। जब हरियाणा ने वेज बढ़ाई तो बॉर्डर के इस पार यूपी में काम करने वाले वर्कर्स के अंदर आर्थिक असंतोष पैदा होना एक नेचुरल रिएक्शन ही था। देखा जाए तो ये असंतोष लाजमी भी है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ कि एक ही ऑफिस में 2 बिल्कुल साथ वाली डेस्क पर काम करने वाले लोगों को अलग अलग सैलरी मिले और दोनों का काम बिल्कुल सेम हो। ऐसे में टकराव तो हो गई, लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ आय या इनकम की नहीं है। सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, सुरक्षा एक और बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। नोएडा की स्ट्राइक के ठीक 4 दिन बाद 14 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ में वेदांता के 1200 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक बॉयलर फट गया। इस एक इंसिडेंट में 20 वर्कर्स की मौत हुई और 15 बुरी तरह घायल हो गए। बाप रे! इन आंकड़ों की गहराई में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक अकेले हादसे तक सीमित नहीं है। अगर हम डेटा पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ अकेले में पिछले 3 साल में ऐसी इंडस्ट्रियल मौतों का आंकड़ा 296 रहा है। वेट, 296 लोग सिर्फ 3 साल में एक स्टेट में? हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो 2018 से 2020 के बीच पूरे देश में लगभग 3,331 इंडस्ट्रियल मौतों का डेटा दर्ज किया गया था। इसका सीधा हिसाब लगाएं तो हर दिन देश की फैक्ट्रियों में लगभग 3 वर्कर्स की जान जाती रही है।
ये फिगर्स बताते हैं कि हेवी इंडस्ट्रीज में सेफ्टी कंप्लायंस एक स्ट्रक्चरल इशू रहा है। हर दिन 3 मौत। इन स्टैटिस्टिक्स को सुनकर एक सीधा सवाल जहन में आता है। जब इन 4 नए लेबर कोड्स को डिजाइन किया गया तो क्या उनका बुनियादी मकसद इस सुरक्षा और आय के असंतुलन को ठीक करना था या फिर प्रायोरिटी किसी और चीज को दी गई थी? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कानून बनाते वक्त मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखा गया था, बड़े आर्थिक पैमाने को। आर्थिक विश्लेषकों और पॉलिसी मेकर्स का मानना था कि देश की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी रोजगार पैदा करना सबसे अहम था। एग्जैक्टली। नए उद्योग आएंगे तो रोजगार बनेगा, और उद्योग तभी आएंगे जब पुराने कॉम्प्लेक्स कानूनों को आसान किया जाएगा। इन 4 नए कोड्स को, जिसमें कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और OSHWC कोड शामिल है, इस तरह ड्राफ्ट किया गया कि कंपनियों के ऊपर से कंप्लायंस और पेपर वर्क का बोझ कम किया जा सके। पर फोकस किस चीज पर था? फोकस पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर था। पर एक मिनट यहाँ रुकते हैं। हम इस फ्लेक्सिबिलिटी शब्द को थोड़ा अनपैक करते हैं। जब हम इन चारों में से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हाईलाइट होता है वो है रिट्रेंचमेंट, यानी छटनी के नियम। उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया ना? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। जो नया थ्रेशोल्ड तय किया गया है उसके मुताबिक सरकार की पूर्व अनुमति यानी प्रायर परमिशन के बिना छटनी करने या पूरी फैक्ट्री बंद करने की लिमिट को 100 वर्कर्स से बढ़ाकर सीधा 300 वर्कर्स कर दिया गया है। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि भारत की अधिकतर फैक्ट्रीज अब बिना किसी लंबी प्रशासनिक जांच पड़ताल के जब चाहे लोगों को निकाल सकती हैं। राइट। अगर हम इसको स्ट्रिक्टली वर्कर्स के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान लगता है। लेकिन दूसरे पहलू पर गौर करें, अगर पुराने कानून इतने ही सख्त थे कि कोई नई फैक्ट्री लगाना ही नहीं चाहता था, तो क्या कानून को सरल करना आर्थिक विकास के लिए जरूरी नहीं था? क्या हम सिर्फ एक तरफा नुकसान देख रहे हैं? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यही वो ड्वार्फिज्म का मैकेनिक्स है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। पुराने सिस्टम को अगर थोड़ा डिटेल में समझें तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 105 लोग काम कर रहे हैं। मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड अचानक गिर जाती है, जैसे 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड के टाइम हुआ था। हाँ, उस वक्त तो सब कुछ रुक ही गया था। वही तो। फैक्ट्री ओनर चाहता है कि वो प्रोडक्शन कम करे और 20 लोगों को निकाल दे ताकि फैक्ट्री बैंकरप्ट ना हो। लेकिन पुराने कानून के तहत, क्योंकि उसके पास 100 से ज्यादा लोग थे, उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये प्रोसेस महीनों चलता था और प्रैक्टिकली सरकार कभी परमिशन देती नहीं थी। ओह, इस इनफ्लेक्सिबिलिटी का नतीजा ये निकला होगा कि कंपनियों ने 100 से ज्यादा लोगों को परमानेंट हायर करना ही बंद कर दिया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाने लगे। नए कानून ने इस लिमिट को 300 कर दिया ताकि एम्प्लॉयर्स मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपनी वर्कफोर्स को आराम से स्केल अप या स्केल डाउन कर सकें। यानी जिसे व्यापारी अपने लिए मार्केट डिमांड के हिसाब से जरूरी लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, वही वर्कर की रियल वर्ल्ड लाइफ में इनसिक्योरिटी बन जाती है, क्योंकि अब 300 से कम स्ट्रेंथ वाली किसी भी फैक्ट्री में जॉब सिक्योरिटी पुराने लीगल प्रोटेक्टिव कवर से बाहर हो गई है। हाँ, ट्रेड ऑफ तो है ही। चलिए, इस फ्लेक्सिबिलिटी के नतीजे को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, खासकर सुरक्षा के मामले में। जब हम OSHWC कोड 2020 को देखते हैं तो उसने लीगली एक फैक्ट्री किसे कहा जाएगा इसकी डेफिनेशन ही बदल दी है। बिल्कुल। पहले जितने लोग होने पर किसी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फैक्ट्री माना जाता था, नए नियम में वो थ्रेशोल्ड संख्या दोगुनी कर दी गई है। इस मैथमेटिक्स का जमीनी असर तो यही होगा कि हजारों छोटी यूनिट्स अब स्ट्रिक्ट सरकारी निगरानी और सेफ्टी ओवरसाइट के दायरे से ही बाहर निकल जाएंगी। सही विश्लेषण है। कानूनी रूप से एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद ही किसी जगह पर स्ट्रिक्ट सेफ्टी कंप्लायंस लागू होते हैं। सरकार का तर्क यहाँ ये है कि छोटे उद्योगों पर हेवी रेगुलेशंस का बोझ डालने से उनका सारा वक्त और पैसा सिर्फ कंप्लायंस में लग जाता है, ग्रोथ में नहीं। इसलिए उन्हें इस दायरे से बाहर निकाला गया। अच्छा। लेकिन OSHC कोड में एक और बहुत फंडामेंटल शिफ्ट आया है, और वो है इंस्पेक्शंस का तरीका। पहले फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के पास ये पावर थी कि वो बिना बताए अचानक अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन के लिए जा सकते थे। उसे अब सिस्टम से हटा दिया गया है। एक मिनट, सुनने में तो एक काफी अजीब लग रहा है। अचानक होने वाले इंस्पेक्शंस को सिस्टम से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो अब फैक्ट्री अंदर से सुरक्षित है या नहीं, ये चेक कैसे होता है भाई? नए मॉडल का नाम है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। इस नए ढांचे में एम्प्लॉयर खुद एक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने यहाँ की सुरक्षा का सेल्फ सर्टिफिकेशन करते हैं।
यानी वो खुद डिक्लेयर करते हैं कि उनके यहाँ सब ठीक है। सच में? हाँ। और दूसरी बात, अब कोई भी इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से किसी भी फैक्ट्री में नहीं जा सकता। इंस्पेक्शंस अब एक एल्गोरिदम के जरिए कंप्यूटराइज्ड और रैंडमाइज्ड वेब बेस्ड सिस्टम से अलॉट होते हैं। इंस्पेक्टर का प्राइमरी काम अब सिर्फ पेनल्टीज लगाना नहीं, बल्कि रूल्स कंप्लाई करने में फैसिलिटेट यानी मदद करना होगा। अब यहाँ मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये तो वही बात हुई ना कि एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर को हटाकर स्टूडेंट से खुद ही लिखवा लिया जाए कि उन्होंने चीटिंग नहीं की है। हाँ, एनोलॉजी तो काफी ठीक है। एक मॉडर्न आईटी ऑफिस या सॉफ्टवेयर कंपनी जहां लोग लैपटॉप्स पर काम करते हैं, वहां सेल्फ सर्टिफिकेशन का लॉजिक बहुत आराम से समझ आता है। पर जहां भारी मशीनरी है, हैजर्डस केमिकल्स हैं, जहां हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं, वहां एक एल्गोरिदम और सेल्फ सर्टिफिकेशन का मॉडल जमीन पर कितना प्रैक्टिकल है। खासकर जब हमने छत्तीसगढ़ जैसे हादसे देखे हैं जहां बॉयलर फटने से 20 लोग मारे गए। एक एल्गोरिदम तो ये फिजिकल रूप से चेक नहीं कर सकता ना कि बॉयलर की कंडीशन कैसी है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। इसमें जो आर्थिक और प्रशासनिक तर्क दिया जाता है वो ये है कि पिछले 70 सालों में अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शंस ने जमीन पर सेफ्टी कम और इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार ज्यादा पैदा किया है। भ्रष्टाचार तो एक रियलिटी रही ही है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वही, इंस्पेक्टर्स कंपनियों को परेशान करते थे और ब्राइब्स की मांग करते थे। बड़ी कंपनियां चाहती थीं कि इस हरासमेंट को खत्म किया जाए। रैंडमाइज्ड वेब एलोकेशन इंश्योर करता है कि लोकल इंस्पेक्टर किसी खास फैक्ट्री मालिक के साथ सेटिंग ना कर सके। सेल्फ रेगुलेशन से एडमिनिस्ट्रेशन का बोझ ड्रास्टिकली कम होता है। लेकिन जहां जान का खतरा हो, वहां अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? यही सबसे बड़ा वॉइड है। ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम तभी काम करता है जब पेनल्टीज इतनी सख्त हो कि कोई रूल तोड़ने की हिम्मत ना करे। जब एक बॉयलर जैसी टेक्निकल चीज महीनों तक बिना किसी इंडिपेंडेंट फिजिकल एक्सपर्ट इंस्पेक्शन के चलती है, तो ऐसी ट्रैजिक स्थिति बनने की आशंका बढ़ जाती है। दोनों पहलुओं को जोड़कर देखा जाए तो वर्कर्स के पास एक ही रास्ता बचता है कि विरोध करें या स्ट्राइक करें, जैसे नोएडा में गारमेंट वर्कर्स ने किया। राइट। लेकिन अब पिक्चर का तीसरा हिस्सा सामने आता है। इन नए कानूनों में वर्कर्स के स्ट्राइक करने के नियम भी तो पूरी तरह से रिडिफाइन कर दिए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। और अगर आप ट्रेड यूनियन से बात करें तो ये इन 4 कोड्स का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ने ऑर्गेनाइज्ड लेबर यानी संगठित मजदूरों पर बहुत सख्त बंधन लगाए हैं। किस तरह के बंधन? पुराने सिस्टम में कुछ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज को छोड़कर आम फैक्ट्रीज के वर्कर्स के पास स्ट्राइक करने का थोड़ा फ्लेक्सिबल अधिकार था, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में स्ट्राइक पर जाने से 7 दिन पहले नोटिस देना कानूनन अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। वेट, क्या 7 दिन यानी पूरे 2 महीने का नोटिस? हाँ, 7 दिन। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझते हैं? हाँ। अगर आज फैक्ट्री में किसी केमिकल लीक का लगातार खतरा बना हुआ है या पिछले महीने की सैलरी रिलीज नहीं हुई है और वर्कर्स चाहते हैं कि मैनेजमेंट तुरंत एक्शन ले, तो वो आज काम रोककर आवाज नहीं उठा सकते। उन्हें अपना विरोध दर्ज करने के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में तत्काल समस्या पर लेवरेज तो पूरी तरह खत्म हो गया। कानून का प्रोविजन यही कहता है। फ्लैश स्ट्राइक्स यानी अचानक बिना किसी नोटिस के की गई हड़ताल अब पूरी तरह बंद है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि किसी भी अचानक स्ट्राइक से फैक्ट्री की सप्लाई चेन और एक्सपोर्ट्स बुरी तरह प्रभावित होते हैं। सरकार चाहती है कि स्ट्राइक को आखिरी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जब आप 7 दिन का नोटिस देते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कंपल्सरी कंसिलेशन यानी समझौता कार्यवाही शुरू कर देता है। और नियम ये भी है कि जब तक कॉन्सिलेशन या ट्रिब्यूनल के सामने कार्यवाही चल रही है, उसके दौरान स्ट्राइक नहीं की जा सकती। पर पहले यूनियंस इस इनफ्लेक्सिबिलिटी को बाईपास करने के लिए एक कानूनी रास्ता निकाल लेते थे। एक लूप होल था जिसका इस्तेमाल होता था, राइट? नए कानून ने उसे भी बंद कर दिया है। बिल्कुल बंद कर दिया है। पुराने वक्त में यूनियंस क्या करती थीं कि जब स्ट्राइक फॉर्मली अलाउड नहीं होती थी तो फैक्ट्री के आधे से ज्यादा लोग एक ही दिन मैस कैजुअल लीव यानी सामूहिक छुट्टी के लिए अप्लाई कर देते थे। हाँ, कानूनन वो स्ट्राइक नहीं थी, सिर्फ एक लीव थी, लेकिन फैक्ट्री का काम पूरी तरह रुक जाता था। एग्जैक्टली। नए इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड ने इस एग्जैक्ट लूप होल को टारगेट किया है। अब अगर 50% से ज्यादा वर्कर्स एक साथ कैजुअल लीव पर जाते हैं तो उसे लीगली स्ट्राइक ही क्लासिफाई किया जाएगा।
और क्योंकि उस मास लीव के लिए 7 दिन का स्ट्राइक नोटिस नहीं दिया गया था, तो वो एक इल्लीगल स्ट्राइक मान ली जाएगी, जिस पर भारी जुर्माना लग सकता है। अच्छा, तो ये चक्कर है। इन बातों को डिटेल में समझने के बाद अब ये पूरी तरह साफ होता है कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने आखिर इतना बड़ा विरोध क्यों किया था। हमने उनकी रिपोर्ट्स में देखा था कि 26 नवंबर 2025 को उन्होंने एक ब्लैक डे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने इन नए लेबर कोड्स को वर्किंग क्लास के साथ एक धोखा यानी डिसेप्टिव फ्रॉड का नाम दिया। हाँ, उनका विरोध काफी तीव्र था। जब आपके पास तुरंत आवाज उठाने का या काम रोककर दबाव बनाने का हक नहीं रहता, तो आप उन नियमों को श्रमिकों के खिलाफ ही मानेंगे। यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी सामूहिक रूप से अपनी शर्तें रखने के हक के बीच एक बहुत बड़ा डायरेक्ट टकराव है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये टकराव ही इस नई आर्थिक दिशा का सबसे बड़ा सच है। सरकार का फोकस अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर है। उन्हें लगता है कि जब एफटीआई आएगा और फैक्ट्रीज लगेंगी तो वक्त के साथ सबका फायदा होगा। और ट्रेड यूनियंस का क्या तर्क है? ट्रेड यूनियंस इसे बॉटम अप अप्रोच से देखती हैं। उनका तर्क है कि बार्गेनिंग पावर के बिना मजदूर सिर्फ एक इनपुट कॉस्ट बनकर रह जाएगा, जिसे कंपनी जब चाहे स्क्वीज कर सकती है। दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स मैक्रो लेवल पर अपने अपने आर्थिक मॉडल को डिफेंड करते हैं। अगर इस विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो एक आम सहमति ये बनती है कि पुराने कानूनी ढांचे को वक्त के साथ मॉडर्नाइज करने की सख्त जरूरत थी। तारों के उस पुराने उलझे हुए जाल को सुलझाना ही था ताकि लोग फैक्ट्रीज लगा सकें। हाँ, वो सिस्टम तो बिल्कुल ही आउटडेटेड था। लेकिन इस बदलाव के बाद जमीन से जो डेटा और हादसों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उस आलोचना को वजन देती हैं कि शायद मॉडर्नाइजेशन के इस प्रोसेस में बैलेंस थोड़ा एक तरफ झुक गया है। कानून को आसान और लचीला बनाने के प्रोसेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कैपिटल को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसकी कीमत वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी, तुरंत सुरक्षा, ओवरसाइट और उनके बार्गेनिंग पावर ने चुकाई है। बिल्कुल। मई 2026 की ये ज़मीनें हकीकत बता रही है कि पेपर पर बने कानून जब कॉम्प्लेक्स रियलिटी से टकराते हैं तो उनका असर कैसा होता है। इन लेबर कोड्स ने देश में एक नया आर्थिक आधार तो ज़रूर रखा है, पर कोई भी सिस्टम लंबे समय तक तभी सक्सेसफुल होता है जब कैपिटल और लेबर के बीच एक लंबा और मजबूत संतुलन हो। आज हम उसी संतुलन के टेस्ट फेज से गुजर रहे हैं। और इन सभी फैक्ट्री, बॉयलर और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की चर्चा के बीच एक बहुत ही मॉडर्न सवाल भी सामने खड़ा होता है। आज अब पूरी दुनिया गिग इकोनॉमी, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों डिजिटल गिग मजदूर हैं, तो क्या मुख्य रूप से ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉर्टर फैक्ट्रीज और मशीनरी के लिए डिजाइन किए गए ये नए रिजिड नियम आने वाले कल के उस डिजिटल और बदलते हुए वर्किंग क्लास के लिए प्रासंगिक यानी रेलेवेंट रह पाएंगे? ये वाकई एक बड़ा सोचने लायक विचार है, जरूरतमंद सवाल है। या फिर आने वाले अगले ही दशक में उस तारों के जाल को एक बार फिर से किसी बिल्कुल नए तरीके से सुलझाने की जरूरत पड़ जाएगी? ये एक ऐसी स्थिति है जो आने वाले समय में हर आर्थिक विश्लेषक और आम इंसान को सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। इस जटिल और जरूरी विषय को इतनी गहराई से समझने के लिए धन्यवाद। ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर लगातार ध्यान और विश्लेषण हमेशा जरूरी रहेगा।